नमस्कार। आज हम हेल्थ केयर की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो टेक्नोलॉजी और नई सोच की वजह से ना बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज भी हैं। एक तो है हेल्थ केयर यूनिकॉर्न इनसाइट पेपर 2024, जिसमें दुनिया भर के ट्रेंड्स हैं और खासकर हेल्थ केयर अफ्रीका की रिपोर्ट है जो अफ्रीका पर फोकस करती है। और साथ में प्रैक्टो, भारत की जो जानी मानी कंपनी है, उससे जुड़े कई लेख भी हैं। हाँ, तो आज का मकसद क्या है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में हेल्थ केयर में चल क्या रहा है, अफ्रीका इस पूरी क्रांति में कहाँ खड़ा है, मतलब वहाँ क्या मौके हैं, क्या मुश्किलें हैं। और हाँ, प्रैक्टो जैसी कंपनी की जो पूरी यात्रा रही है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अफ्रीका, क्या वो हेल्थ केयर इनोवेशन का अगला बड़ा गढ़ बन सकता है। सही बात। तो चलिए शुरुआत दुनिया से करते हैं। हेल्थ केयर पेपर जो है वो बताता है कि हेल्थ केयर में यूनिकॉर्न कंपनियां बढ़ रही हैं। यूनिकॉर्न मतलब वो प्राइवेट कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो। बिल्कुल। और ये आंकड़ा देखिए, 2019 में ऐसी सिर्फ 27 कंपनियां थी हेल्थ केयर में, सिर्फ 27। अच्छा। और अब अनुमान है कि 2025 तक ये आंकड़ा 140 तक पहुंच जाएगा। 140? हाँ, और इन सब की कुल कीमत वो होगी करीब $320 बिलियन से ज्यादा। आजकल क्या है कि फिनटेक और सॉफ्टवेयर के बाद तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर यही है जहां यूनिकॉर्न बन रहे हैं, हेल्थ केयर। $320 बिलियन, ये तो मतलब कई छोटे देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। साफ है कि निवेशक हेल्थ केयर के फ्यूचर पे बड़ा दाव लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। और ये यूनिकॉर्न्स आ कहां से रहे हैं? पेपर कहता है अमेरिका सबसे आगे है इसमें। हाँ। अमेरिका तो लीड कर रहा है, आधे से ज्यादा यूनिकॉर्न वहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं है, यूरोप में भी देखिए, स्वीडन की नेको हेल्थ है, यूके की सेरा है। ओके। और एशिया में भी है, चीन का वी डॉक्टर है या भारत का अपना कल्ट फेट, ये भी बड़े नाम है। हाँ, कल्ट फेट तो काफी पॉपुलर है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीका में अभी तक कोई हेल्थ केयर यूनिकॉर्न नहीं है, लेकिन वहां पोटेंशियल जबरदस्त है। उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। एक और बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो है हाइब्रिड मॉडल। इसका क्या मतलब है? ऑनलाइन और ऑफलाइन का मेल। हाँ, सही पकड़ा। ये सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या टेलीकंसल्टेशन की बात नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली डिजिटल सर्विसेज, जैसे ऐप से डॉक्टर की सलाह या आजकल वो रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस आते हैं, उनको फिजिकल जगहों से जोड़ने की कोशिश है, जैसे क्लिनिक हो गए, अस्पताल हो गए। तो दोनों को साथ लाना। हाँ बिल्कुल। और दुनिया भर में कंपनियां ये कर रही हैं। अमेरिका में कार्बन हेल्थ है, इजराइल में टाइटो केयर है, चीन में पिंग एंड गुड डॉक्टर, यूके का बैबलॉन हेल्थ, फ्रांस का डॉक्टरलिब। और भारत में प्रैक्टो भी इसी तरफ जा रहा है। हाँ, प्रैक्टो भी इसी दिशा में काम कर रहा। और ये मॉडल चल क्यों रहा है? मतलब क्या सिर्फ सुविधा की बात है इसमें? सुविधा तो है ही, वो तो सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन बात उससे आगे की है। देखिए, डिजिटल से क्या होता है, पहुंच बढ़ती है, दूर दराज के लोग भी जुड़ सकते हैं। सही। लेकिन हेल्थ का मामला ऐसा है ना, इसमें भरोसा बहुत जरूरी है, ट्रस्ट फैक्टर। हाँ, वो तो है। और वो भरोसा अक्सर डॉक्टर से आमने सामने मिलकर ही बनता है। तो फिजिकल क्लिनिक या अस्पताल वो भरोसा देते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या करता है, इन दोनों का बेस्ट जोड़ता है। ओके। डिजिटल की पहुंच और स्केल और फिजिकल का भरोसा, इसीलिए ये कंपनियां वो सफल हो रही हैं। समझ गए। अब जरा 2024-25 के ट्रेंड्स पर आते हैं। फंडिंग, पैसा आने का माहौल भी बदल रहा है क्या? हाँ, पैसा तो अब भी आ रहा है। जैसे 2024 में अमेरिका के डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप्स ने करीब $10 बिलियन जुटाए। $10 बिलियन? हाँ, लेकिन अब क्या है कि निवेशक ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। उनका जोर अब शुरुआती स्टेज की कंपनियों पर है और ऐसे बिजनेस मॉडल पर जो लंबे समय तक टिक सकें, सस्टेनेबल हों। मतलब? खासकर B2B मॉडल पर, यानी वो कंपनियां जो दूसरी कंपनियों या अस्पतालों को अपनी सेवाएं बेचती हैं। अब वो जमाना गया कि सिर्फ ऐप बना दिया, भीड़ इकट्ठा कर ली। नहीं, अब असली इनोवेशन पर फोकस है। असली इनोवेशन मतलब आप कह रहे हैं कि गहरी रिसर्च पर जोर है? बिल्कुल। अब सिर्फ एग्रीगेटर मॉडल जो डॉक्टर्स और मरीजों को मिलाते हैं, उससे बात आगे बढ़ रही है। अब डीप R&D यानी गहरी रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर है। कंपनियां नई टेक्नोलॉजी, नई दवाइयां, नए डायग्नोस्टिक तरीके वो विकसित कर रही हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक बढ़िया उदाहरण है इंस्टाडीप। ये टूनीशिया में शुरू हुई एक AI स्टार्टअप थी, दवा खोजने में स्पेशलाइज करती थी। अच्छा।
इसे हाल ही में बायोनटेक ने, आप जानते होंगे बायोनटेक को, फाइजर के साथ कोविड वैक्सीन बनाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च, वो कितनी कीमती हो गई है। और इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका रोल तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। अब एआई सिर्फ बज़वर्ड नहीं रहा, किताबी बातें नहीं रही, ये हेल्थ केयर की एकदम बुनियाद में शामिल हो रहा है। डायग्नोसिस में देखिए, हाँ, एआई अब स्ट्रोक का पता लगाने में या एक्सरे में फ्रैक्चर ढूंढने में कई बार डॉक्टरों से ज्यादा सटीक साबित हो रहा है। अरे वाह। और दवा खोजने की रफ्तार तो कमाल की बढ़ गई है। अल्फाफोल्ड नाम का एक एआई है, उसने प्रोटीन के जो जटिल स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें समझने में मदद की है। इसमें पहले सालों लगते थे। अच्छा। और हैलिसन नाम का एक नया एंटीबायोटिक, वो एआई की मदद से सिर्फ कुछ ही दिनों में खोजा गया। एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, वो एआई का इस्तेमाल 1000 से ज्यादा बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए कर रही हैं। ये तो सच में क्रांति जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? खतरा तो देखिए हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, वो तो है। इसीलिए WHO जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो एआई के नैतिक इस्तेमाल, एथिकल यूज के लिए नियम और दिशा निर्देश बना रहे हैं। ये जरूरी भी है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सब तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव या नुकसान के। सही बात है। अच्छा, एक और सेक्टर जो आजकल काफी चर्चा में है वो है महिला स्वास्थ्य, फेमटेक जिसे कहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा एरिया रहा है जिस पर ऐतिहासिक रूप से उतना ध्यान नहीं दिया गया, पर अब हालात बदल रहे हैं। कैसे? देखिए, 2023 में भी वैश्विक हेल्थ फंडिंग का सिर्फ 2% ही महिला स्वास्थ्य को मिला, सिर्फ 2%। लेकिन 2018 से 2023 के बीच इस सेक्टर में निवेश 314% बढ़ा है। 314%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर फर्टिलिटी यानी प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें काफी पैसा आ रहा है। 2022 में इस एरिया ने $800 मिलियन जुटाए थे। काइंड बॉडी और मेवन क्लिनिक जैसी यूनिकॉर्न कंपनियां इसी क्षेत्र से हैं। और ये जरूरी भी लगता है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट्स कम हो रही हैं और महिलाओं की जो अपनी स्वास्थ्य जरूरतें हैं उनको बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने की जरूरत तो है ही। और वेलनेस टेक का क्या मतलब? वो टेक्नोलॉजी जो हमें बीमार होने से बचाने या स्वस्थ रहने में मदद करती है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। आजकल लोग सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं चाहते, वो फिट रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से शांत रहना चाहते हैं। हाँ ये तो है। वेलनेस टूरिज्म इंडस्ट्री का अनुमान है कि 2027 तक $1.2 ट्रिलियन की हो सकती है। बाप रे। और जो पहनने वाले गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, उनका बाजार भी सालाना $27 बिलियन का है। और रिंग का नाम सुना होगा आपने? हाँ, वो नींद वगैरह ट्रैक करती है। हाँ वही, उसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन से ज्यादा है। काम ऐप है मेडिटेशन के लिए, पेलेटॉन है फिटनेस बाइक वाली कंपनी, टोनल है स्मार्ट होम जिम, ये सब यूनिकॉर्न कंपनियां इसी वेलनेस बूम का हिस्सा हैं। अच्छा, भारत और अफ्रीका जैसे जो उभरते बाजार हैं, उनका क्या हाल है इसमें? भारत का हेल्थ टेक बाजार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक ये $25 बिलियन का हो जाएगा। काफी बड़ा है। हाँ, और अफ्रीका में जैसा हमने पहले कहा, यूनिकॉर्न तो अभी नहीं है, लेकिन वहां R&D पर फोकस करने वाले नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जैसे घाना का ये माची बायोटेक है जो कैंसर रिसर्च में है, या दक्षिण अफ्रीका का इम्पल्स बायोमेडिकल है, मेडिकल डिवाइस बनाते हैं। तो इनोवेशन वहां भी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में IPO और अधिग्रहण, एक्विजिशंस भी चल रहे हैं। हाँ, वो तो मार्केट का हिस्सा है। हिंज हेल्थ और स्वॉर्ड हेल्थ जैसी कंपनियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद जल्द ही अपना IPO ला सकती हैं, मतलब पब्लिक मार्केट में शेयर बेच सकती हैं। ओके। बड़ी कंपनियां छोटी इनोवेटिव कंपनियों को खरीद भी रही हैं, जैसे विलेज MD या ग्रेल का अधिग्रहण हुआ। ये चलता रहता है। एक और मुद्दा है विदेशी सहायता का। सुनने में आया है कि अमेरिका 2025 से विदेशी स्वास्थ्य सहायता पर कुछ रोक लगाने की सोच रहा है। इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, ये एक चिंता का विषय तो है, खासकर गरीब देशों के लिए। इससे एक फंडिंग गैप पैदा हो सकता है, पैसा कम हो सकता है। तो फिर? लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्लोबल फंड और गावी जैसे जो निजी संगठन हैं और जो बड़े फाउंडेशंस हैं, वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका और बढ़ जाएगी। ओके, तो ये तो हुई दुनिया भर की तस्वीर, जहां टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को पूरी तरह बदल रही है। लेकिन हर जगह की कहानी एक जैसी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। अफ्रीका का मामला मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। वहां चुनौतियां एकदम अलग है और इसीलिए शायद समाधान भी नए तरीके के निकल रहे हैं, जैसा कि हेल्थ कैप अफ्रीका के पेपर में दिखता है। बिल्कुल सही कहा। अफ्रीका में क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा है। मतलब महाद्वीप की करीब 43% आबादी ऐसी है
जिसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती। 43%? हाँ, और ऊपर से आबादी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक अफ्रीका की आबादी 2.5 बिलियन हो जाएगी। 2.5 बिलियन? लेकिन इसमें एक आर्थिक अवसर भी छिपा है। 2030 तक अफ्रीका का हेल्थ केयर और वेलनेस बाजार वो 259 बिलियन डॉलर का हो सकता है। अच्छा। और निवेशक ये पोटेंशियल देख रहे हैं। ये वहां की कंपनियों के अच्छे ईबेडा मल्टीपल से पता चलता है। ये एक तरीका होता है कंपनी की कमाई और वैल्यूएशन को आंकने का। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। बहुत होंगी शायद। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहली तो फंडिंग की ही कमी है। 2023 में अफ्रीकी हेल्थ टेक स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर सिर्फ 167 मिलियन डॉलर जुटाए, जो ग्लोबल लेवल पर देखें तो बहुत कम है। दूसरी बड़ी चुनौती है स्किल्ड लोगों की कमी। दुनिया की 24% बीमारियां अफ्रीका में हैं, लेकिन दुनिया के सिर्फ 3% हेल्थ वर्कर वहां हैं। सोचिए कितना बड़ा गैप है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। तीसरा, हर देश के अपने नियम कानून हैं। अफ्रीका में 54 अलग अलग देश हैं। इससे कंपनियों के लिए एक से ज्यादा देशों में फैलना, स्केल करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। और चौथा, कई इलाकों में इंटरनेट और बिजली जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है। तो फिर इतनी चुनौतियों के बावजूद मौके कैसे बन रहे हैं? मौके इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी है। लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, डिमांड है, और टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है। मोबाइल फोन की पहुंच बढ़ रही है, एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकें अपनाने की क्षमता भी है वहां। अच्छा। साथ ही अब धीरे धीरे बाहरी और अफ्रीकी निवेशक भी इस सेक्टर में पैसा लगाने लगे और पार्टनरशिप के मौके भी बन रहे हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर। अफ्रीका में कितने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इस फील्ड में फिलहाल? अभी 600 से ज्यादा हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं, जो 2020 के बाद से देखें तो 300% ज्यादा है। 300%? हाँ, लेकिन इनमें से ज्यादातर करीब 88% अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, प्री-सीड या सीड स्टेज। मतलब उनके पास बस एक आइडिया है या शुरुआती प्रोडक्ट है। ओके। एक दिक्कत जो साफ दिखती है वो है सीरीज बी गैप। मतलब स्टार्टअप्स शुरुआती पैसा तो जुटा लेते हैं, सीड फंडिंग मिल जाती है, लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ने और स्केल करने के लिए बड़ा निवेश चाहिए होता है, सीरीज बी राउंड जिसे कहते हैं, तो वहां फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये एक बॉटलनेक है। हाँ, ये एक तरह का गैप है पाइपलाइन में। फंडिंग का ट्रेंड कैसा रहा है हाल फिलहाल में? डील का साइज 2021 से 2022 में बढ़ा था। औसतन 1.4 मिलियन डॉलर से 2.0 मिलियन डॉलर्स हो गया था। नाइजीरिया की एक कंपनी है रिलायंस हेल्थ, उसने तो 40 मिलियन डॉलर्स का सीरीज बी राउंड भी उठाया था, जो एक रिकॉर्ड था। वाह। लेकिन 2023 और 2024 की शुरुआत में फंडिंग थोड़ी कम हुई है, जो शायद वैश्विक आर्थिक मंदी का असर है। फिर भी एक समानसर जैसी बड़ी बीमा कंपनियों का इस मार्केट में आना ये एक अच्छा संकेत है। और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर कहाँ हैं, किन देशों में, और क्या कर रहे हैं? ज्यादातर फंडिंग करीब 87% 3 देशों में जारी है, नाइजीरिया, केन्या और मिस्र। ओके, ये 3 हब है। हाँ, ये मेजर हब्स हैं। सबसे ज्यादा कंपनियां टेली हेल्थ में हैं, मतलब दूर से डॉक्टरी सलाह देना। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों को मिल रहा है, जो दवा बेचती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, EMR और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने वाले स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं। तो फंडिंग थोड़ी कम होने के बावजूद इकोसिस्टम टिकावा लग रहा है। हाँ, लचीलापन तो दिख रहा है, रेजिलियंस है। स्टार्टअप सीख रहे हैं कि कम पैसे में कैसे काम चलाना है, और निवेशक भी अब ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सी कंपनियां वाकई टिक सकती हैं, जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है। अफ्रीका में हाइब्रिड मॉडल कितना जरूरी है, आपने पहले जिक्र किया था। वहां ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये जरूरत है, नेसेसिटी है। जैसा हमने कहा, कई जगह बुनियादी ढांचा कमजोर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, सिर्फ ऐप से काम नहीं चलेगा। सही। इसलिए डिजिटल और फिजिकल का मेल बहुत जरूरी है। नाइजीरिया का MDAS ग्लोबल एक बेहतरीन उदाहरण है। वो क्या कर रहे हैं, छोटे शहरों में डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं जहां टेस्ट होते हैं, और उन्हें अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीकनॉस से जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये बढ़िया मॉडल है। हाँ, इसी तरह मोबी हेल्थ है, वो टेलीमेडिसिन के साथ साथ फिजिकल क्लिनिक भी चलाते हैं। स्विस री जैसी बड़ी रीइंश्योरेंस कंपनी भी अफ्रीका में इसी ब्रिक एंड क्लिक मॉडल को सपोर्ट कर रही है। ब्रिक मतलब फिजिकल, क्लिक मतलब डिजिटल। ब्रिक एंड क्लिक, हाँ। कौन से एरिया सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं अफ्रीका में? टेली हेल्थ तो है ही, साथ में AI वाले डायग्नोस्टिक्स, फार्माटेक जिसमें दवा के डिलीवरी और सप्लाई चेन दोनों आते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी बड़ा एरिया बन रहा है। कुछ खास स्टार्टअप्स के नाम लेंगे? हाँ, कुछ कमाल के स्टार्टअप्स हैं, जैसे हीलियम हेल्थ है नाइजीरिया में, 30 मिलियन डॉलर फंडिंग मिली है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। काशा है केन्या और रवांडा में, 21 मिलियन डॉलर फंडिंग है,
ये महिलाओं के स्वास्थ्य उत्पाद डिलीवर करते हैं। अच्छा, जिपलाइन का नाम तो शायद सुना हो। रवांडा और घाना में ड्रोन से दवा और खून की डिलीवरी करते हैं। वुला मोबाइल है दक्षिण अफ्रीका में, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेने में मदद करते हैं। और लाइफ बैंक है नाइजीरिया में, जो खून और ऑक्सीजन की अर्जेंट डिलीवरी करते हैं। ये लाइफ बैंक वाला आइडिया तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बहुत क्रिटिकल है। अफ्रीका की ये स्टार्टअप्स किस तरह के मॉडल अपना रहे हैं? मतलब क्या वो सिर्फ अफ्रीका के लिए बना रहे हैं या दुनिया के लिए भी? दो मुख्य मॉडल दिख रहे हैं। पहला, अफ्रीका द्वारा अफ्रीका के लिए, मतलब ये वो स्टार्टअप्स हैं जो अफ्रीका की अपनी जो समस्या है उनका हल निकाल रहे हैं, जैसे लाइफ बैंक खून की कमी की समस्या से जूझ रहा है, या हीलियम हेल्थ वहां के अस्पतालों के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है। लोकल प्रॉब्लम लोकल सॉल्यूशन। हाँ, और दूसरा मॉडल है अफ्रीका में जन्मे दुनिया के लिए। ये वो कंपनियां हैं जो अफ्रीका में शुरू हुई, लेकिन उनके समाधान, उनके इनोवेशन पूरी दुनिया के लिए हैं। इंस्टाडीप, जिसका हमने पहले जिक्र किया, एआई रिसर्च, हाँ। और जिपलाइन ड्रोन डिलीवरी, ये इसके शानदार उदाहरण हैं। इनका काम सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल कंपनियां बन रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये हेल्थ कैप अफ्रीका, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं स्पेस में? हेल्थ कैप अफ्रीका एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो खास तौर पर अफ्रीकी हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। उनका फोकस एआई आधारित और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले समाधानों पर है। अच्छा, उन्होंने एमडीएआस, इंस्टेंट रायड जो एआई रेडियोलॉजी कंपनी है, हेल्थ फ्रैकर जो घर बैठे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाती है, लाइफ बैंक और ईआरए इमरजेंसी रिस्पांस जैसी कंपनियों में निवेश किया है। और महिला स्वास्थ्य भी उनके लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। तो अफ्रीका की कहानी वाकई उम्मीद जगाती है। मतलब चुनौतियों के बीच इनोवेशन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जरा भारत की ओर आते हैं और प्रैक्टो की कहानी को समझते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे जानी मानी हेल्थ टेक कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? प्रैक्टो की कहानी ये शुरू होती है 2008 में। एनआईटी सुरतकल के दो इंजीनियरिंग छात्र थे, शशांक एनडी और अभिनव लाल। ओके, स्टूडेंट्स ने शुरू की। हाँ, और आइडिया आया शशांक के एक निजी अनुभव से। उन्हें अपने पिता की सर्जरी के लिए सही जानकारी और डॉक्टर खोजने में बहुत परेशानी हुई थी। तब उन्हें लगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां मरीज डॉक्टर के बारे में जानकारी पा सकें और शायद रिव्यू भी दे सकें। स्ट्रैटेजी का दिलचस्प हिस्सा है उनका पहला प्रोडक्ट, जिसे शुरू में टर्बोडॉक कहा गया और फिर प्रैक्टो रे बना। वो असल में एक SaaS प्रोडक्ट था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, B2B पहले। हाँ, B2B, मतलब डॉक्टर या क्लिनिक इसे इस्तेमाल करने के लिए हर महीने या साल में एक फीस देते थे। ये सॉफ्टवेयर डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट मैनेज करने, मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने, बिलिंग करने, इन सब में मदद करता था। और ये काफी सफल रहा। 2012 तक करीब 8000 डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय 2008-2009 में हाँ, डॉक्टरों को सॉफ्टवेयर बेचना आसान तो नहीं रहा होगा। उन्होंने ये कैसे किया? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक जबरदस्त फील्ड सेल्स टीम बनाई। वो इसे फ्लीट ऑन स्ट्रीट कहते थे। फ्लीट ऑन स्ट्रीट। हाँ, ये सेल्स वाले लोग सीधे डॉक्टरों और क्लिनिकों में जाते थे, उन्हें सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाते थे और उन्हें साइन अप करवाते थे। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डॉक्टरों का समय बचाता था, उनके क्लिनिक को ज्यादा व्यवस्थित बनाता था, तो डॉक्टरों को इसमें वैल्यू दिखी। अच्छा। और एक बार डॉक्टर जुड़ जाता था तो वो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था। इससे प्रैक्टो के लिए हर ग्राहक की लाइफ टाइम वैल्यू LTV अच्छी थी। इसी वजह से उनका ये सेल्स मॉडल कामयाब रहा। और फिर 2013 में आया Practo.com, जो हम जैसे मरीजों के लिए था। सही। Practo.com वो प्लेटफॉर्म था जो मरीजों को डॉक्टर खोजने और अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता था। इसकी खास बात थी कि उन्होंने डॉक्टरों की विश्वसनीयता पर बहुत जोर दिया। वो कैसे? वो लिस्ट करने से पहले डॉक्टर की डिग्री और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन की जांच करते थे। उनका अपना सर्च एल्गोरिथम था और मरीजों के लाखों रिव्यू भी थे उस पर। और शुरू में ये सेवा मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त थी। और ये भी तेजी से फैला फिर? हाँ, ये भी तेजी से फैला। भारत के 6 शहरों से शुरू होकर ये जल्दी ही सिंगापुर, फिलीपींस जैसे देशों तक भी पहुंच गया। प्रैक्टो रे के भी अलग अलग प्लान आ गए थे, स्टार्टर, प्रो। प्रैक्टो ऐप भी आ गया था लगभग 2012 के आसपास। फिर तो उन्होंने और भी सर्विसेज जोड़नी शुरू कर दी होंगी धीरे धीरे। बिल्कुल। करीब 2017 के आसपास टेलीमेडिसिन यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया, जो फिर कोविड महामारी के बाद तो बहुत ही पॉपुलर हो गया। हाँ, वो तो एकदम से बढ़ गया। फिर दवाइयों की होम डिलीवरी, घर से लैब टेस्ट सैंपल कलेक्शन की सुविधा, ये सब जुड़ गया। उन्होंने प्रैक्टो प्राइम नाम की एक सर्विस शुरू की, जिसमें अस्पताल और क्लिनिक पैसे देकर अपनी लिस्टिंग को ऊपर दिखा सकते थे। अच्छा, पेड लिस्टिंग। हाँ,
फिर प्रैक्टो प्लस आया, जो मरीजों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान था। उसमें अनलिमिटेड ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे फायदे थे, और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट वेलनेस प्लान भी उनके बिजनेस का हिस्सा बन गए। तो प्रैक्टो का बिजनेस मॉडल मतलब काफी फैल गया है। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन भी है, बुकिंग और कंसल्टेशन पर कमीशन भी, विज्ञापन या पेड लिस्टिंग भी, कॉर्पोरेट प्लान, मरीजों से सब्सक्रिप्शन। हाँ, बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। और इसी फैले हुए मॉडल और तगड़ी फंडिंग के दम पर उन्हें सिकोया, गूगल कैपिटल, टेंसेंट जैसे बड़े नामों से करीब $228 मिलियन मिले थे। काफी फंडिंग थी। हाँ, तो इसके दम पर वो बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन तेजी से बढ़ने की अपनी कीमत होती है। 2017 में उन्हें करीब $30 मिलियन का भारी घाटा हुआ। $30 मिलियन का घाटा? हाँ, और उस साल फंडिंग उठाने के बाद कंपनी काफी समय तक शांत रही। मतलब कोई बड़ी खबर नहीं आई, जिससे बाजार में कई तरह की बातें भी होने लगी। लेकिन वो फिर संभले। उन्होंने क्या किया? हाँ, वो संभले। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं रहा, बल्कि मुनाफे पर आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी पर। अच्छा। उन्होंने अपने कोर बिजनेस यानी डॉक्टरों के लिए जो सैस वाला प्रैक्टोरे था, उस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि वो ज्यादा टिकाऊ बिजनेस था। हाँ, उसके LTV अच्छी थी। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात यह है कि प्रैक्टो की वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक, करीब 85% या उससे ज्यादा, वो सीधे आता था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब लोग गूगल पर सर्च करके या सीधे practo.com टाइप करके आते थे, विज्ञापनों पर क्लिक करके कम। इसका फायदा मिला होगा। हाँ, इसका उन्होंने फायदा उठाया, और आगे पैसा जुटाने के लिए उन्होंने इक्विटी यानी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के बजाय वेंचर डेट का रास्ता चुना, जो एक तरह का कर्ज होता है। यह दिखाता है कि वो अब पैसा खर्च करने में ज्यादा सतर्क हो गए थे। और आज प्रैक्टो की क्या स्थिति है? क्या वो अब भी रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल। वो आज भी भारत के हेल्थटेक मार्केट में एक बड़ा नाम है। वित्त वर्ष 24 में उनका रेवेन्यू 22% बढ़कर 240 करोड़ रुपए हुआ है। अच्छा, ग्रोथ तो है। हाँ, और उनका जो मुख्य बिजनेस है वो अभी भी सालाना 25-30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। उनके प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स हैं और लाखों डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग सोर्स में थोड़े अलग मिलते हैं, पर हाँ, अब उनका जोर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी टिकाऊ विकास पर है। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें। पहली, कि दुनिया भर में हेल्थ केयर सेक्टर टेक्नोलॉजी की मदद से बदल रहा है, बहुत तेजी से। यूनिकॉर्न कंपनियां बढ़ रही हैं, हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, और AI जैसी तकनीकें इस बदलाव को रफ्तार दे रही हैं। ठीक है। दूसरी बात अफ्रीका की। वो एक अनोखी स्थिति में है। वहां चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जरूरतें और इनोवेशन की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा है। वहां का जो R&D पर फोकस है और जो स्थानीय जरूरतों पर आधारित हाइब्रिड मॉडल बन रहे हैं, वो भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। और तीसरी बात, प्रैक्टो की कहानी से सीखने मिलती है कि कैसे एक मजबूत B2B नींव पर एक बड़ा हेल्थ केयर इकोसिस्टम खड़ा किया जा सकता है, और ये भी कि कैसे वक्त के साथ बिजनेस को मुनाफे की पटरी पर लाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शुरुआत में तेजी से बढ़ना। हाँ, ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अफ्रीका जिस तरह R&D और हाइब्रिड मॉडल पर फोकस कर रहा है, क्या ये मुमकिन है कि वहां से जो हेल्थ केयर यूनिकॉर्न निकलेंगे, उनका रास्ता भारत या पश्चिम की कंपनियों से एकदम अलग हो? मतलब क्या अफ्रीका स्पेसिफिक समस्याओं को सुलझाने से कुछ ऐसे नए इनोवेशन निकल सकते हैं जो फिर पूरी दुनिया में फैले? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसकी पूरी संभावना है। देखिए, जब आप बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे बुनियादी ढांचे की भारी कमी हो या कुछ खास तरह की बीमारियां ज्यादा हो, तो आपके समाधान भी अक्सर अनोखे होते हैं। हाँ, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। जिपलाइन का ड्रोन डिलीवरी सिस्टम या इंस्टाडीप का AI रिसर्च, ये इसी बात के उदाहरण है कि कैसे अफ्रीका में बनी चीजें दुनिया भर में काम आ सकती हैं। तो हाँ, ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि अफ्रीका का ये अपना रास्ता हेल्थ केयर इनोवेशन को कहां तक ले जाता है। हो सकता है भविष्य के कुछ सबसे क्रांतिकारी हेल्थ केयर आइडिया वो अफ्रीका से ही आएं।